बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न के प्रोग्राम हल्का आपका के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नाइला अल्ताफ़ कियानी। नाज़रीन, ये इलेक्शन 2021 के तनाज़ुर में तैयार किया गया खुसूसी प्रोग्राम है जो बराह रास्त नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि हम आज़ाद कश्मीर के तमाम इंतखाबी हल्का जात से एक के बाद एक आपको मुतारिफ़ करते चलें। और अभी तक हम मीरपुर डिवीज़न के तमाम हल्का जात कवर कर चुके हैं और हम ऑलरेडी पुंछ डिवीज़न में दाखिल हो चुके हैं। आज के हल्के के तारुफ से पहले मैं मेहमानों का आपके साथ तारुफ करवा दूं। आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं शेख मोहम्मद नसीम साहब। आप साबिक इलेक्शन कमिश्नर हैं आज़ाद जम्मू व कश्मीर के। सर, आपको खुशामदीद प्रोग्राम में कहते हैं। इसके अलावा हमारे साथ शौकत भट्ट साहब और मोहम्मद लतीफ़ अवान साहब हैं। ये दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दोनों हजीरा ही में स्टेशनड हैं उस हल्के में जिसके बारे में आज बात होने जा रही है। ये दोनों हमारे साथ वीडियो लिंक पे होंगे और थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे साथ रहेंगे। नाजरीन, अब शेख साहब बातचीत का आगाज़ पहले करते हैं, उसके बाद मैं हल्के के तारुफ की तरफ जाऊंगी। हम इस वक्त मीरपुर डिवीज़न कवर कर चुके हैं और पुंछ डिवीज़न के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो आप अपने तजुर्बे की रोशनी में क्या बताएंगे कि पुंछ डिवीज़न अमूमन पुरअमन रहता है, यहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल कैसी रहती है? क्योंकि हमने देखा कि एक दो हल्कों में दिक्कत महसूस हुई है पिछले कुछ अरसे में लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने पहले भी मतलब डे वन से हम ये बात कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में फ़ौज का होना बहुत ज़रूरी है। सही। और इस सिलसिले में हमने मुतअद्दिद मीरपुर डिवीज़न के साथ साथ हवेली का जो हल्का है ना, उसके लिए खुसूसी हमने कहा था कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और करते हैं बल्कि वहाँ पर लोग। तो इस सिलसिले में फ़ौज का होना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपसे गुजारिश करूँ ना कि मुमताज़ राठौर साहब जब फोत हो गए, उनकी जगह ज़मनी इंतखाब हमने कराया वहाँ पर, तो मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म दिया कि तुम उस हल्के में चले जाओ चूँकि बाई इलेक्शन है। तो मैंने फिर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, उस वक्त ये जो हवेली इस वक्त तो ज़िला है ना, उस वक्त ये बाग की तहसील थी। सही तहसील थी उस वक्त। तो ये वहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर मिर्ज़ा जैदुल्ला साहब थे, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की, डिप्टी कमिश्नर से भी मैंने रिक्वेस्ट की, जी आप भी चलें जब वहाँ पर हालात कुछ ठीक नहीं है। बहरहाल हमने पुलिस वगैरह काफ़ी अरेंज की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर बहुत बड़ी क्राइसिस हुए। यहाँ तक कि इतने सख्त क्राइसिस हुए हैं कि शाम को जब इलेक्शन रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था, रिटर्निंग अफसर से रिज़ल्ट आ रहे थे, तो फायरिंग शुरू हुई। उस फायरिंग के नतीजे में मैं आपकी मौजूदगी में? जी, मेरी मौजूदगी, मैं डिप्टी कमिश्नर साहब, सेशन जज जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर थे वो थे, रिटर्निंग अफसर थे, हम चारों रिटर्निंग ऑफिसर कमरे में महबूस होकर रह गए। और खिड़की जो साइड पर थी वहाँ पर हमने पोलिंग बक्स लगा दिए ऊपर नीचे करके। अच्छा, डबल रो, अंदर दाखिल ना हो, अंदर दाखिल हो या फायरिंग के से कोई गोली अंदर ना आ जाए। अच्छा। उसके बाद तकरीबन कोई 11 बजे के करीब हमें फिर क्लियरेंस दी गई। तो हम तीनों, डिप्टी कमिश्नर साहब, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और मैं, और तीनों हम वहाँ से निकल गए तो वापस बाग पहुँचे। अच्छा। यानी ये सूरत हाल तो रहती है। अब जैसे आपने बाग का जिक्र किया, इसका सारी अपना अब्बासपुर का, अब्बासपुर में भी इस वक्त भी टेंशन मौजूद है। जी बिल्कुल। ऐसी टेंशन में अफवाज पाकिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी सूरत भी। मैं गुजारिश करूँ, ये जो रेंजर्स है ना, मसलन फौज के बाद रेंजर्स आती है। रेंजर्स असल में बुनियादी तौर पर ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत होती हैं। वहाँ उसका जो हेड होता है वो मेजर जनरल होते हैं, लेकिन करते वो वही हैं जैसे उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑर्डर करती है। अच्छा, आपका ख्याल है कि क्योंकि सेमी सिविल या सेमी मिलिट्री वो बिल्कुल उनके मातहत होती है, उनके ऑर्डर्स पर वो काम करती है। आर्मी का ये सिस्टम है कि आर्मी को जो डायरेक्शन मिलती है उनकी बाकायदा उनके साथ तय किया जाता है कि आपने ये काम करना है। फिर आर्मी की अपनी भी शराइत होती हैं, भाई हमें ये बताएं कि हमने क्या क्या करना है, वो उस पर स्टिक करती हैं। आर्मी का ये तो नहीं होता ना कि लोग जमा हो गए तो वो उनको डराएंगे धमकाएंगे, ये इस तरह से बात नहीं, उनका सिस्टम हो रहा है उससे। और फिर हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह कि आर्मी का बड़ा इज्जत और वकार है। लोग वैसे भी उनको उनका नाम सुन के तो अलग एतबार किया जाता है, हाँ, बिल्कुल बड़ा उन पर बड़ा किया जाता है। तो ऐसी सूरत में तो मैं समझता हूँ कि ये दो हल्के बड़े टेंस पैदा कर सकते हैं। बस ये दो ही हल्के हैं पुंछ में जो मुश्किलात हो सकती हैं। अब उसके बाद जो आज जो हल्का आपका आ रहा है ना, ये हजीरे वाला, जी, यहाँ पर लिटरेसी जो रेट है वो काफ़ी हाई है जी। लोग बड़े पढ़े लिखे लोग। ओवरऑल पुंछ सारे में लिटरेसी रेट ऑल दो हाई है, लेकिन रावलाकोट और हजीरा में रेट ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ज़्यादातर एक ही कबीला है, सुदन कबीला, तकरीबन 70% सुदन कबीला ही है। तो शायद इसलिए भी आपस में लड़ाई झगड़े उस तरह नहीं कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सरदार सादक साहब भी मेंबर रहे हैं, सरदार के भी खान साहब भी रहे हैं।
तो अब उनके बेटे लड़ रहे हैं इलेक्शन वहाँ पर। जी, उस तरफ हम तो आएंगे, अभी बातचीत करेंगे वो कि पर कौन-कौन ये आ रहे हैं। सूरत हाल कि उस हल्के में या मीरपुर के हल्के में यहाँ मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात सही, होगी। इसी तरह से जो चौथा हल्का है पुंछ का, उसमें भी इतनी सूरत हाल खराब नहीं होगी, पुरअमन रहेंगे। लेकिन फिर मैं आज आपकी तवज्जो से फिर मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूंगा कि बहुत देर हो रही है, इसको डिसाइड करें। और लोगों में स्कीम्स बन चुकी हैं, तो अब तो हमें मालूम होगा कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। आपने रिक्वायरमेंट तो पहले भी वो दे सकते थे, वो ना दें तो उनकी मर्जी है। ये कोई ऐसी मैंने रिक्वायर जब पोलिंग स्कीम आती है फिर तो ये बताना पड़ता है कि हर पोलिंग स्टेशन पर हमने कितने बंदे तैनात करने हैं, हर बूथ पर कितने करने हैं, हर उस पर कितने करने हैं। वो उस वक्त हम तो उस वक्त ये करते हैं, पहले तो हम अपनी रिक्वायरमेंट उनको दे देते हैं। अब इन्होंने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने बताया कि तफसीली खत वो लिख चुके हैं और वो उम्मीद कर रहे थे कि इसी तरह सूरत हाल होगी जिस तरह वो उम्मीद कर रहे हैं। अल्लाह करे उनको मिल जाए सारा। नाज़रीन, इसके बाद हम हल्के के तारुफ की तरफ आ जाते हैं। हमारा आज का हल्का जैसे हस्बे वादा LA-19 पुंछ 2 हजीरा है। LA-19 पुंछ 2 हजीरा, यहाँ पे वोटर्स की कुल तादाद 85,000 यहाँ पे वोटर्स की कुल तादाद 85,778 है, जिनमें मर्द वोटर्स 46,515 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद 39,263 है। इसी तरह 2016 के रिकॉर्ड के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस की तादाद 131 और पोलिंग बूथ्स की तादाद 246 थी। इस हल्के से इलेक्शन लड़ने वाले चीदा लोग ये हैं। सरदार आमिर अल्ताफ़ खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार सऊद सादिक हैं। सरदार अर्जिश खान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। और इसके अलावा सरदार मोहम्मद कमाल एडवोकेट हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। सरदार सरफराज अशरफ साहब जमात इस्लामी की तरफ से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनके बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो अहम हैं। अब हम आपको एक और बात बताते चले नाजरीन कि ये वो हल्का है जहां थोड़े दिन पहले एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आ गया था कि बशीर गोरसी साहब यहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, आज़ाद उम्मीदवार, और उनकी वफ़ात हो गई। मोहम्मद बशीर गोरसी साहब आज़ाद उम्मीदवार थे, गुजर कबीले के नुमाइंदे थे। हमारे आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न के पास उनका एक फ़ाइल फुटेज है जिसमें वो एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपने वोटर्स से बात कर रहे हैं। हम आपको थोड़ी देर में वो सुनवाएंगे। आपको ये भी बता दूं कि उनके साहबजादे कामरान बशीर गोरसी अब उनकी जगह आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। फुटेज हम उनको एक ट्रिब्यूट के तौर पर पेश कर रहे हैं और उम्मीद है कि उनके जो हामी हैं वो दिलचस्पी लेंगे। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कुमांदे। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं सरदार अशरफ साहब और पप्पेनार यूथ फोर्स का कैसे शुक्रिया अदा करूं, जिन्होंने इतनी चाहत, मोहब्बत और इतनी इज़्ज़त के साथ मुझे रसीद किया, यहाँ लाए। काम तो होते हैं, होते रहेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन जो आपकी मोहब्बत है उसको मैं कभी इंशाअल्लाह नहीं भूलूँगा। सरदार अशरफ साहब ने हॉस्पिटल के हवाले से बात की है। सरदार साहब को तो माशाअल्लाह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यकीनन ने काम करके दिखाया है। और हमारी जो मेरी नेचर है वो भी ये है कि काम करके दिखाएं, काम जो है वो खुद बोले। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि इन्होंने किसी से चंदा किए बगैर यहाँ ये बहुत बड़ा काम जो है वो कर दिखाया, एक बहुत अच्छी बुनियाद जो है वो रख ली है। आपने नाज़रीन फुटेज सुना, ये आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न के पास मौजूद फुटेज था जो इसी इलेक्शन 2021 के सिलसिले में कॉर्नर मीटिंग के दौरान ख़िताब था बशीर गोरसी साहब का, और आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न ने ये एक ट्रिब्यूट के तौर पर पेश किया है। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसके बाद हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने, जो हम बाद में सवाल भी करेंगे, कि उसके बाद डेट्स भी आगे पीछे की यहाँ पे स्केजुअल में तब्दीली लाई गई इस हल्के के लिए, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। पहले मैं शौकत भट्ट साहब की तरफ
जाऊंगी। शौकत भट्ट साहब, आप हमें बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा कि ये जो हल्का है हजीरा, इसका हमारे नाजरीन को एक तो हुदूद अरबा बताइए कौन कौन से अहम इलाके यहाँ पे शामिल हैं, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के जो हमारे हल्का जात हैं वहाँ हमने देखा है कि आपस में इतनी आगाही नहीं है, तो इससे बड़ी मदद मिलती है अगर पता चल जाए कि हुदूद अरबा क्या है, महल वकू क्या है इस जगह का। AJK टेलीविज़न का कि जिन्होंने मुझे हल्का LA 19 पुलिस 2 के सियासी सूरत हाल के हवाले से मुझे मदऊ किया है और मेरी राय जानने की कोशिश की है। हल्का हजीरा धर जावड़ा LOC के उस किनारे से शुरू होता हुआ पपे नाड़ और छोटा गाला के करीब, जिसमें 3 यूनियन काउंसिलें, 4 यूनियन काउंसिलें, यूनियन काउंसिल सेराड़ी, यूनियन काउंसिल बांतीनी, यूनियन काउंसिल पपेनाड़ और 2 टाउन हजीरा, म्यूनसिपल कमेटी हजीरा और टाउन तराड़खल शामिल हैं। ठीक। इस हल्का इंतखाब में इस वक्त टोटल वोटर्स जो हैं वो 80,000 के करीब हैं, लगभग 80,000 तकरीबन 7,077। इस वक्त जो यहाँ पे सियासी सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी पार्टियां हैं, जिस और इनके अलावा आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं, पार्टियां हैं, वो इलेक्शन की सियासत में हैं। 2016 के इलेक्शन में मुकाबला सरदार खान बहादुर खान, जो साबिक अदवार में वज़ीर भी रहे, उनके दरमियान और साबिक स्पीकर असम्बली सरदार गुलाम सादिक खान के दरमियान मुकाबला हुआ। सरदार खान बहादुर खान इलेक्शन जीत गए और सरदार गुलाम सादिक खान इलेक्शन हार गए। बाद 2017 में सरदार खान बहादुर खान की रहलत के बाद यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हुआ और मुस्लिम लीग नून का जो टिकट था वो उनके पोते सरदार खान बहादुर खान के पोते आमिर अल्ताफ़ को मिला और आमिर अल्ताफ़ इलेक्शन जीत गए, चूँकि उस दौरान पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी थी। बाद सरदार गुलाम सादिक खान के इंतकाल के बाद इस वक्त उनके बेटे सरदार सऊद सादिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के उम्मीदवार हैं और उनको टिकट मिला है। इस वक्त जो 1-to-1 मुकाबला देखा जा रहा है इस हल्का इंतखाब में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला जारी है। सही, बिल्कुल ठीक है। जो आमिर अल्ताफ़ साहब हैं वो डिप्टी स्पीकर रहे हैं पिछले टेन्योर में, और उसके अलावा जो तीनों उम्मीदवार जिनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है, वो तीनों उम्मीदवार बिल्कुल नए हैं, नौजवान हैं, और ये एक अहम बात है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि PTI की यहाँ पर एक नज़रियाती फॉरवर्ड ग्रुप बना है शेख साहब, और उस ग्रुप में 12-13 जो PTI के उम्मीदवार थे जिनका ख्याल था कि उन्हें टिकट मिलेगा, उन लोगों ने मिलकर मैडम राहीला अजीज़ खातून कैंडिडेट है तो मेरी दिलचस्पी है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। लतीफ़ अवान साहब, आप बताइएगा कि जो हल्का है हजीरा, यहाँ के अमूमी मसाइल क्या हैं, और जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं, जो हुक्मरान गुजरे हैं, उन्होंने क्या क्या कोशिशें की हैं इन मसाइल को हल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया AJK टेलीविज़न का। जहाँ तक आपने सवाल किया कि हजीरा हल्का 2 के जो अहम मसाइल हैं, उस वाले से तो हजीरा हल्का 2 कमोबेश 2.5 लाख की आबादी पे मुश्तमिल है जी। और ये 2.5 लाख की जो आबादी है, इसमें 4 यूनियन काउंसिल LA 18 पुंछ 1 से हैं और 3 यूनियन काउंसिल हल्का 2 की, यानी कुल मिला के 7 यूनियन काउंसिल बनती हैं ये हजीरा हल्का 2 की। और यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो है सेहत आमा का मसला है। 2005 में जब ज़लज़ला हुआ और जब आज़ाद कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ, उनमें बहुत सारी सरकारी इमारत थी, हॉस्पिटल थे, स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे। तो हजीरा का जो हॉस्पिटल था ये भी मुतासर हुआ और फिर एशियाई तरक्याती बैंक के तावन से बड़ा खूबसूरत हॉस्पिटल यहाँ तामीर हुआ, लेकिन बदकिस्मती से उसे उस तरह फंक्शनल नहीं किया जा सका। सरदार गुलाम सादिक खान मरहूम जो स्पीकर रहे, उन्होंने इसको कोशिश की कि इसको फंक्शनल किया जाए, मशीनरी यहाँ आ गई, सारा कुछ आ गया, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स ना आ सके। और हाल ही में यहाँ के मकामी जो MS आए और उन्होंने
हमने कोशिश की और यहाँ कुछ डॉक्टर्स को लाया और इसको थोड़ा बहुत बेहतर किया, लेकिन सूरत हाल उस तरह की नहीं है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जब ये LOC है इसके करीब, और LOC से जब भी कोई ज़ख्मी यहाँ आता है तो उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती। उसकी सबसे जो सूरत हाल यहाँ ख़राब है वो यहाँ से मरीज़ को रेफ़र कर दिया जाता है या तो रावला कोट और या कोटली। तो ये एक बड़ा मेजर इशू है यहाँ जो तिब्बी हवाले से और सेहत आमा का जो सबसे अहम इशू है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यहाँ ट्रैफिक का भी मसला है। बाईपास जो है वो उस तरह फंक्शनल नहीं है यहाँ हजीरा में, और ना ही इस पर कोई प्लान किया गया। सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब जब डिप्टी स्पीकर बने उससे पहले सरदार खान बहादुर खान साहब भी यहाँ अवामी नुमाइंदगी करते रहे। उसके साथ साथ सरदार गुलाम सादिक खान मरहूम वो भी स्पीकर रहे। लेकिन ये जो बड़े मसाइल थे हजीरा के, जिनमें हॉस्पिटल का मसला था, यहाँ बाईपास जो था उसका ना होना, ये बड़े इशू थे। लेकिन इन पर कुछ जो प्लान होता है एक या कोई मेगा प्रोजेक्ट यहाँ लाया जाए वो ये लोग ना ला सके, ये सबसे बड़ा मसला है। और उसके बाद यहाँ हजीरा की जो आबादी है 2.5 लाख की, यहाँ जो लोगों के जो सबसे बड़ा अहम मुतालबा है वो हजीरा को ज़िले का दर्जा मिलना और साथ ही साथ यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस का ना होना। ये एक लोगों की प्यास है, तशनगी है जो आज तक बाकी है। और उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं आवाम कि ये जो अभी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जो लोग, कि कम अज़ कम इनके ये जो मसाइल हैं क्या वो हल कर पाएंगे। ये हजीरा के जो अहम मसाइल हैं जिनमें हॉस्पिटल है, बाईपास है, ज़िले का ना होना और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी कैंपस का, तो ये एक सवालिया निशान है जो इस वक्त इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं सरदार अरज़ खान, सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब, सरदार सऊद सादिक साहब और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार कमाल खान एडवोकेट। ये वो लोग हैं जिन पे ये एक सवालिया निशान भी है और उन पर वज़न भी है कि क्या वो इलेक्शन के बाद मुंतखब होने के बाद आया ये इन लोगों के मसाइल हल भी कर पाएंगे या नहीं। सही, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको याद दहानी करवाते जाएं कि शौकत भट्ट साहब और मोहम्मद लतीफ़ अवान साहब दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे साथ रहेंगे। फ़िलहाल हम उसी बारे में बात करते हैं जो पहले करे थे। बशीर गोरसी साहब की जो अनफॉर्चुनेट डेथ है उससे हमें पता चला कि इलेक्शन कमीशन को रीस्केड्यूल करना पड़ा शेख साहब अपना प्रोग्राम। तो इस तरह जब उम्मीदवारों की अचानक डेथ हो जाती है इस मरहले पर या कहीं अगले मरहले पर, तो फिर इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ता है? असल में ऐसा है कि अगर तो 4-5 दिन रहते हों तो फिर तो इलेक्शन के बाद नया शेड्यूल जारी होता है। अच्छा। जैसे हम करण नकी साहब एक इलेक्शन में 2 दिन पहले इलेक्शन कैंपेन पर ही थे, उनकी डेथ हो गई। अच्छा। तो हमें वो इलेक्शन पोस्टपोन करना पड़ा उस हल्के का। तो लेकिन अगर टाइम हो तो फिर उसमें ये करते हैं कि कम देखें, कानून ये कहता है कि आपका जो फाइनल पब्लिकेशन है ना कंटेस्टेंट कैंडिडेट की, उस डेट से लेकर इलेक्शन की डेट तक 15 दिन का वक्फ होना चाहिए। इसी तरह से पोलिंग स्कीम के लिए भी फाइनल पब्लिकेशन जो करते हैं ना पोलिंग स्कीम, उसके लिए भी 15 दिन का वक्फ होना चाहिए। लेकिन कानून आइन हमारा ये भी कहता है कि अगर कहीं कोई बात वक्त पर ना हो, उसके बाद अगर हो जाए तो उसको अपने वक्त पर ट्रीट किया जाए। चूँकि ये पोलिंग स्कीमें जो हैं इन पर बहुत सारे एतराज़ात होते रहते हैं, तो एतराज़ात चलते हैं, आगे भी चलते हैं, उनमें अमेंडमेंट होती रहती है। तो इन्होंने जो शेड्यूल जारी किया है बर वक्त किया है और इन टाइम किया है, नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता रहा है। अगर थोड़ा टाइम होता तो फिर शायद इसको इलेक्शन के बाद ले जाते। ठीक, तो ये जो कवरिंग कैंडिडेट होता है ये नहीं कवर करता उसके बजाय खुदा न खास्ता जिसकी अगर उम्मीदवार की डेथ हो जाए तो ये किसी और मकसद के लिए होता है कवरिंग कैंडिडेट? ये जो वैलिडिटी जो कैंडिडेट है ना उसकी पब्लिकेशन जब हो जाए, अच्छा, वो उसमें फिर ये कंसीडर नहीं किया जाता कि अच्छा, कवरिंग कौन है या दूसरा कौन है। अच्छा अच्छा, उस वक्त तो यानी वैलिडिटी हो गए और नॉमिनेट, तो फिर वो कोई पता नहीं कि हो सकता है टिकट आखिर में किसको मिले। ये इस वजह से वो फिर दोबारा इलेक्शन का शेड्यूल जारी करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। शौकत भट्ट साहब, आपसे पूछूंगी, ये जो नुमाया कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में जिनके नाम आपने और हमने डिस्कस किए, इनके कैरियर्स के बारे में बताइए कि इनके पॉलिटिकल कैरियर्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, क्या क्या कहाँ किन मराहल से ये गुजरे हैं? पॉलिटिकल कैरियर के हवाले से इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं सरदार आमिर अल्ताफ़, वो सरदार खान बहादुर खान के पोते हैं जो पिछला इलेक्शन जीत गए और उसके बाद उन्हें डिप्टी स्पीकर के ओहदे पे तैनात किया गया आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट में। दूसरे उम्मीदवार सरदार गुलाम सादिक खान के साहबजादे हैं
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका तल्लक है और जी जी वो इस हल्का इंतखाब में तकरीबन पीपल्स पार्टी सरदार सऊद सादिक खान पे मुतहिद है और उनके इलेक्शन कैंपेन में वो अपने उस तरीके से वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। सरदार अर्जिश उनका तल्लक भी सरदार खान बहादुर खान के कबीले से है, वो उनके भतीजे हैं रिश्ते में। साबिक दौर में वो मुस्लिम लीग नून के साथ रहे और बाज़ इख्तलाफात की बुनियाद पे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए और वहाँ से उन्होंने टिकट हासिल कर लिया। अब सूरत हाल ये है कि ये जो तीनों उम्मीदवार हैं इनकी पोजीशंस, इनके दरमियान मुकाबला मतवक्को है। कोई ये नहीं कह सकता कि इस वक्त तक कि कोई किसी भी उम्मीदवार के हवाले से ये हतमी राय कायम नहीं की जा सकती कि ये उम्मीदवार फलां पार्टी का उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में आगे है। आने वाले चंद दिनों में मज़ीद पोजीशन वाज़ह हो जाएगी कि कौन उम्मीदवार इलेक्शन में बाजी ले रहा है। फ़िलहाल तक तीनों उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला फील्ड के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ठीक हो गया। सऊद साहब को ये भी एडवांटेज हासिल है कि वो टाउन से अकेले उम्मीदवार हैं, जबकि बाकी जो तीनों उम्मीदवार हैं वो टाउन से बाहर के हैं, तराड़खल के। इस तरह ये कि बिलावल साहब उनके घर भी तशरीफ़ लाए थे तो उनको ये एडवांटेज बिल्कुल एक है, लेकिन मुकाबला बहरहाल इन तीनों नौजवान कैंडिडेट्स में है। इसके अलावा जो बाकी दीगर छोटे उम्मीदवार हैं, जाहिर है वो भी डेंट डाल सकते हैं और डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी तरह मोमेंटम अपना रन करते हैं। शेख साहब आप बताइएगा कि ये जो हालिया दिनों में ज़ाहिर है बजट वगैरह हुआ है आज़ाद कश्मीर का, इसके बाद भी कुछ ऐलानात हम सुनते रहते हैं, ज़ाहिर है बजट में कोई एलोकेशंस वगैरह हुई हैं, क्या ये भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे असरअंदाज होने वाली बातें हैं या ये मजबूरी है, या किस तरह वजाहत कीजिएगा, हमारे लोग क्योंकि सवाल करते रहते हैं इस बारे में। बात यह है ना कि ये बजट में जो कुछ भी उन्होंने अनाउंस किया है ना जी, उसको नोटिफाई नहीं करेंगे तो कानूनी हैसियत उसकी कुछ नहीं होगी। सही, नोटिफाई करना लाजमी है। तो अच्छा। ये उस जुमरे में नहीं आता क्योंकि बजट तो है ये वो ज़ाब्ता अखलाक के जुमरे में उनके खिलाफ वर्जी के जुमरे में नहीं आता, उसमें नहीं आता। ये तो करेंगे, मसलन मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई उन्होंने जी, पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाई है, 10% इजाफा हुआ तो ये नोटिफाई होगा, ये नोटिफाई तो होगा, इसके बगैर तो चारा नहीं। और नोटिफाई तो ये करेंगे। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट उनके हैं ऐसे वो अनाउंसमेंट करेंगे। अब जाहिर है इस पर इम्प्लीमेंट अगली जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उसने करना है, वो उस पर करे या ना करे, लेकिन इन्होंने अपना काम जो करना था वो किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ज़ाब्ते अखलाक के ज़ुमरे में ये बात नहीं आती। बिल्कुल ठीक। और फिर ये भी बताइएगा कि जो वफाक से लोग आए, पिछले दिनों में कुछ शिकायत आई, इलेक्शन कमीशन ने उसके बारे में खतूत वगैरह भी लिखे हैं, लेकिन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी देखने में आती है। शिकायत लोगों की आती हैं कि जो वफाक से लोग आ रहे हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, या हमारे अपने भी जो लोकल मिनिस्टर्स वगैरह हैं सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब कहीं ऐलानात वगैरह करते रहते हैं। अगर इस तरह की बातें हैं तो ये किस तरह होना चाहिए? नहीं, वैसे ये बात है कि मैं गुजारिश करूँगा, 2016 में मैंने पहली बार देखा है कि पाकिस्तान से मसलन परवेज़ रशीद साहब सेनेटर थे, वो तशरीफ़ लाए यहाँ पर, बरजीस ताहिर साहब वज़ीर उमूर कश्मीर थे, वो तशरीफ़ लाए। हत्ता कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट पर पाबंदी है, वज़ीर आज़म, उनके वज़रा या मेंबर असम्बली सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई ऐलानात नहीं कर सकते, लेकिन वो आकर यहाँ पर ऐलानात कर रहे हैं और लोगों को बड़ी बड़ी ऑफर कर रहे हैं। एक वोट पर 1 करोड़ रुपया भी दिया जा रहा है, एक वोट की सबकत पे बिल्कुल ऐसा 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। वैसे ये है कि इलेक्शन कमीशन को इसका सीरियसली एक्शन लेना चाहिए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। 2016 में नहीं भी लिया जा सका तो अब जरूर लेना चाहिए। 2016 में भी जो हुआ गलत हुआ, दुरुस्त है, लेकिन ये कहना कि भाई उस वक्त ये हुआ, ये हमारी फितरत में अब चीज़ बन गई है कि अगर आप कोई सवाल मुझसे पूछती हैं, दो गलत मिलके सही नहीं बन मैं कहता हूँ ये फलां वक्त आपने भी ये किया था, ये गलत बात है। जो गलत है वो गलत है। अगर उस वक्त नहीं हुआ तो आज इलेक्शन कमीशन को इसका स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, उनको रोकना चाहिए कि आप ये बड़ी गलत बात कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े पैकेज अनाउंस हो रहे हैं, लोगों को ठीक और अपनी रेट दिखानी चाहिए, बिल्कुल दिखानी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को दिखाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन जो है इतना पावरफुल इससे पहले इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, लेकिन हमने बावजूद बहुत कम वसाइल के अल्लाह के फजल करम से तमाम आज़ाद कश्मीर में किसी पाकिस्तान के बंदे को इस तरह आकर एडवर्टाइज़ करना या इलेक्शन में कैंपेन चलाना, इसकी इजाज़त हमने कभी नहीं दी। और हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करें आप बंदे ना भेजें, ये गलत बात है, इससे गलत रवायत चलेगी। और शुक्र खुदा का ये है कि तमाम जितनी गवर्नमेंट में ख्वाह पीपल्स पार्टी की थी, मुस्लिम लीग नून की थी, उन्होंने हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया।
अपने बंदे नहीं भेजे। लेकिन 2016 से यह रवायत चल रही है। उस वक्त गलत हुआ। मौजूदा इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल है, उसको अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर ये अफसोसनाक, मैं तो अफसोस करूँगा और कोई करे ना करे कि मैंने ये रवायत, इसको मैं कंडेम करता हूँ। मैंने अपने ज़रिए से भी इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है, और ख़ुद भी हम लोगों को भी कि हमने खुद ही कानून बनाए हुए हैं, तो हमें खुद भी ये एहतियात करनी चाहिए कि उन कानून की हम खुद पासदारी करें। ये उनको एक्शन लेना चाहिए। और गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करें, अगर इनसे यहाँ नहीं रोक सकते तो गवर्नमेंट पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करें कि भाई मेहरबानी करें, अपने बंदों को ना भेजें इस तरह से। तो ये फिर आज़ाद कश्मीर के वज़रा ने या प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या कसूर किया या मोहतात तरीके से बातचीत करें। बिल्कुल ठीक है। लतीफ़ अवान साहब, आपसे पूछूंगी कि इंतखाबी तज्ज़िया आपका क्या है, आप सूरत हाल को किस तरह देखते हैं और आपका क्या ख्याल है कि सियासी ऊँट किस करवट बैठेगा? जहाँ तक आपने सियासी सूरत हाल की बात की है तो हल्का 2 की जो सियासी सूरत हाल है वो बड़ी ही इंटरेस्टेड है। वो इस वजह से कि बड़ी 2 जमातों के टिकट जो हैं वो एक ही घर में दे दिए गए। सरदार आमिर अल्ताफ़ साहब मुस्लिम नून के नामज़द उम्मीदवार हैं और उनको मुस्लिम नून का टिकट दे दिया गया। और इसी तरह उनके चचा सरदार अरज़श खान जो इससे पहले मुस्लिम नून का हिस्सा थे और 2.5 साल वो सरदार खान बहादुर खान साहब के साथ उन्होंने काम भी किया, लेकिन बाद में किसी इख्तलाफ की वजह से वो PTI में आ गए और अब PTI का टिकट उनके पास है। तो यहाँ पे सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि एक ही घर में 2 टिकट और फिर उस वजह से वोटर भी तकसीम हो रहा है और उसका फ़ायदा कि किसी न किसी सूरत में पीपल्स पार्टी को या दूसरी जमातों को मिल रहा है और आने वाले इलेक्शन में कोई अपसेट भी हो सकता है। तो यहाँ सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और यहाँ का जो इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत है वो हर गुजरते दिन के साथ अप डाउन हो रहा है। पिछले दिनों सूरत हाल ये थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आपस में मुकाबले में जा रही थी, लेकिन अब कुछ दिन हुए हैं, तकरीबन 1 हफ्ता होने को है जब से टिकट का मसला हल हो गया है। सरदार अरज़श खान का पहले तो खबरें चली थी कि इनका टिकट वापस होने वाला है, लेकिन अब इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं रही। तो अब सरदार अरज़श खान का भी टेम्पो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और लोग मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी और मुस्लिम लीग नून को भी छोड़ के PTI में जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? लोग मफादात देख रहे हैं, लोग अपने मामलात, अपने काम काज की तरफ देख रहे हैं कि आगे हुकूमत किसकी आनी है, हमने किस तरफ जाना है। तो ये सूरत हाल है यहाँ हजीरा हल्का 2 की कि लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी वफादारियाँ भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी सूरत हाल वाज़े नहीं कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो 25 जुलाई को बेहतर पोजीशन में जाएगा और इलेक्शन जीत जाएगा। जी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो पहले टिकट जिन्होंने तलब किया था सरदार काशान साहब, वो भी PTI में शामिल हो गए और उनके बाद अब टिकट दोबारा एक दूसरे साहब को मिल गया। हमने बरनाला में भी लतीफ़ साहब यही सूरत हाल देखी कि एक ही घर के 2 कज़न्स इलेक्शंस लड़ रहे हैं, एक नून लीग की तरफ से और एक PTI की तरफ से। तो आपने दुरुस्त कहा। नाज़रीन, इस वक्त हमारा राब्ता हुआ है वीडियो लिंक पर सऊद सादिक साहब के साथ। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हजीरा में उम्मीदवार हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। सरदार साहब, आप बताइएगा कि आपका हल्के के लोगों के लिए क्या पैगाम है? वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा तल्लक आज़ाद कश्मीर के हल्का 19 कॉन्स्टिट्यू से है, तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ से एज अ नामजद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो इससे कबल चूँकि हमारे इस हल्का इंतखाब में मेरे वालिद मोहतरम ने तकरीबन 41 साल यहाँ पर सियासत की और 15 साल वो बतौर मेंबर असम्बली, जिनमें से 3 साल वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मशीर रहे और 5 साल आज़ाद कश्मीर असम्बली में बतौर स्पीकर असम्बली उन्होंने गुजारे। तो इस सारे अपने 41 साल टेन्योर में उन्होंने जो सियासत की इस हल्के में, हमारे लोग जो जिनकी जो बुनियादी ज़रूरियात थी वो उन्होंने भरपूर तरीके से उनके ऊपर तवज्जो दी, लोगों के काम काज किए। लेकिन बदकिस्मती से जो पिछले 5 साल थे जिसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो उसमें हमारे लोगों को बुरी तरह से इग्नोर किया गया। उनको बुनियादी मसाइल, अपना मेगा प्रोजेक्ट तो दूर की बात, लोगों के बुनियादी मसाइल जो है वो भी हल नहीं किए गए। तो मैं अपने वालिद मोहतरम की उसी लेगेसी को लेकर आगे चल और इंशाअल्लाह इस वक्त जो हल्का इंतखाब की जो पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
भरपूर तरीके से अपना इसी इलेक्शन लड़ रही है और इंशाल्लाह 25 तारीख को पीपल्स पार्टी इस हल्का इंतखाब से फतह याब होकर हमारे लोगों की जो महरूमियाँ हैं, जो मसाइल हैं, इंशाल्लाह उसको भरपूर तरीके से हल करने की पूरी कोशिश करेगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त निकाला। इस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी की सबकत है, मगर जैसे जैसे इलेक्शन का मोमेंटम बढ़ता जाएगा साथ साथ सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। नाज़रीन, हम दीगर जो उम्मीदवार हैं इस हल्के से उनसे भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर अल्ताफ़ साहब जो हैं उन्होंने ख़राबी सेहत की वजह से माजरत की, वो वीडियो लिंक पर नहीं आ सकेंगे। दीगर उम्मीदवार जो सरदार अर्ज़िश खान साहब और दीगर, वो भी शायद हमारी टीम कोशिश करती रही मगर सिग्नल एरियाज़ में शायद नहीं है, जिसकी वजह से उनसे रब्ता नहीं हो सका। इसके साथ हम आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इसी तरह आप दोनों अहबाब शौकत बट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद लतीफ़ अवान साहब, आपका भी शुक्रिया। आप वीडियो लिंक पे मौजूद रहे और आपने अपनी अपनी तरफ से हल्के का तज्ज़िया पेश किया। नाज़रीन, इसके साथ हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह LA 20 के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ये आपको दोबारा बता दूं कि ये प्रोग्राम और इससे पिछले तमाम प्रोग्राम फेसबुक पेज पर आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न के मौजूद हैं। हम आपकी फ़ीडबैक के मुंतज़र रहते हैं और आपने देखा कि हम आपके सवालात को प्रोग्राम में शामिल भी करते हैं, तो प्लीज़ फ़ीडबैक देते रहिएगा, प्रोग्राम देखते रहिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।